हेलो बच्चों, मैं राम आशीष सर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अगले वाले वीडियो में मैंने सामाजिक विज्ञान में संसाधन पढ़ाया था। संसाधन में आप लोगों को संसाधन का वर्गीकरण बता चुका था। उसी वर्गीकरण का ये तीसरा है, जिसमें है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण 4 है। कितने हैं? 4। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जो निजी उपयोग में आता है। निजी अर्थात व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन है जो निजी उपयोग में आता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे भूमि हो गया, भूमि, चारागाह, तालाब, कुआं आज बहुत से संसाधन हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग को बता दे रहे हैं। भूमि है, चारागाह है, तालाब है, कुआं है आदि। अब आते हैं इसी का यानी स्वामित्व के आधार पर जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उसमें व्यक्तिगत संसाधन हो गया। अब दूसरा आपको बता रहे हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन वह होता है जिसमें पूरे किसी समूह या समुदाय के पूरे सदस्यों का जिसमें स्वामित्व होता है, वो क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। फिर एक बार, सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो पूरे समुदाय के सदस्य होते हैं, उनका स्वामित्व उन पर होता है। इसके अंतर्गत कौन है? इसके अंतर्गत आते हैं जैसे चरण गुण, श्मशान, पार्क, खेल के मैदान। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं चरण भूमि, श्मशान है, पार्क है, खेल के मैदान आदि। अब मैं इसी के अंतर्गत तीसरा बताने जा रहा हूं। तीसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जिस पे पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, अर्थात जिस पर सरकार का अधिकार हो। उस संसाधन पर राष्ट्र के सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे में क्या है? खनिज संपदा, उसके बाद राष्ट्र की भूमि, और उसके बाद वन एवं वन्य जीव इत्यादि, ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं।
अब इसके बाद तीसरा चौथा है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जिस पर पूरे अंतरराष्ट्र का अधिकार हो। जैसे फिर एक बार बता दें, अंतरराष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन होता है जो जिस पर अंतरराष्ट्र का अधिकार होता है, न कि राष्ट्र का। यानी अब इसका उदाहरण से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक उस देश का अधिकार होता है, लेकिन 200 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वो अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। उसका उपयोग करने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति लेनी पड़ती है। कितनी है? समुद्र से 200 किलोमीटर दूरी, यानी किसी भी देश की महासागरीय भूमि या महासागरीय अधिकार कितना होता है, उस देश के तट से 200 किलोमीटर की दूरी तक उस देश का अधिकार होता है। उसके बाद किसका हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय अधिकार के अंतर्गत बताना था। अब इसके बाद चौथा आपको बताने जा रहे हैं विकास के आधार पर। चौथा है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी देखा जाए तो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला क्या है? संभवी संसाधन। अब आप लोग ये जान लें संभवी संसाधन क्या होता है। संभवी संसाधन वह संसाधन है जो किसी देश या राज्य में वो संसाधन मौजूद है, लेकिन तकनीकी विशेष की कमी होने के कारण उस संसाधन का उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संभवी संसाधन। फिर एक बार, वह संसाधन जो किसी देश या राष्ट्र में निहित हो, उपस्थित हो, लेकिन विशेष तकनीकी के अभाव में उसका सदुपयोग हम नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संभवी संसाधन। संभवी संसाधन के अंतर्गत संभवी संसाधन क्या होता है? जैसे देखें, गुजरात तथा राजस्थान, गुजरात तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में है, वहाँ मिल सकता है, लेकिन विशेष तकनीकी के अभाव में हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हम अब दूसरा बताने जा रहे हैं विकसित संसाधन। विकसित
संसाधन क्या होता है? वह संसाधन जिसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा की जांच की गई है, लेकिन तकनीकी अभाव में उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। वो क्या है? विकसित संसाधन। फिर एक बार, वह संसाधन जिसकी गुणवत्ता और मात्रा की जांच कर ली गई है, लेकिन तकनीकी अभाव में उसका सदुपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ण रूप से उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। जैसे पेट्रोलियम है, कोयला। अगर तकनीकी विकास हो जाए तो इसका अधिक से अधिक मात्रा में सदुपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद तीसरा है। तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन का अर्थ ये होगा जो हमारे देश में चाहे अन्य देशों में अधिक से अधिक मात्रा में जिसकी उपस्थिति हो, अर्थात वह संचित रूप से विस्तृत रूप में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित हो, लेकिन तकनीकी अभाव में उसका उपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? भंडार संसाधन। जैसे में आप लोग देखें, जैसे जल है। जल जो है क्या है? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक ऐसा यौगिक है, जल जो है एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ज्वलनशील तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जल की हमारे देश में जल की उपस्थिति ज़्यादा है, लेकिन तकनीकी अभाव के कारण हम इस ज्वलनशील गैस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको अन्य विशेष काम में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भंडार संसाधन। अब इसके बाद आता है चौथा। चौथा है संचित कोष। संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन क्या है? संचित कोष संसाधन वह है जिसको हम अधिक से अधिक मात्रा में संचित किए हैं, लेकिन तकनीकी अभाव तथा वैज्ञानिक अभाव के कारण जिसका सदुपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संचित कोष। फिर एक बार, संचित कोष का संसाधन वह संसाधन होता है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ संचित है, वो उपस्थित है, लेकिन तकनीकी अभाव और वैज्ञानिक अभाव से उसका सदुपयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसे क्या कहते हैं? संचित कोष। संचित कोष के लिए आप लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए इसका उदाहरण है नदियों का जल। नदियों का जल, बांधों का जल, और वन संपदा। ये सब हमारे देश में अधिक से अधिक मात्रा में संचित है, लेकिन तकनीकी अभाव में इसका सदुपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार संसाधन का वर्गीकरण आप लोग इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले
मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी अब अगला वीडियो अगले दिन अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।